हेलो दोस्तों, आज मैंने एयरफोर्स और नेवी में जो इंग्लिश आती है उसके लिए आज मैंने एक जनरल जो प्रैक्टिस सेट आज मैंने बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ विद कंसेप्ट। मैं आज आपको उनको समझाऊंगा। तो मेरे को टाइम थोड़ा इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि मैंने जो पीडीएफ ये बनाया है मैंने खुद अपने हाथ से टाइप किया है। मैंने किसी बुक से कॉपी नहीं किया क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। अगर मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगा तो टाइम कम लगेगा और पीडीएफ से पढ़ाऊँगा तो टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। बट उस पीडीएफ से पढ़ने में जो अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा बनती है, कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो ये देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने 10 से यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप पढ़िए इसको। ये है इट इज़ टाइम वी फिल इन द ब्लैंक समथिंग यूजफुल। यहाँ पे हमको जो है ब्लैंक को फिल करना है। तो इसकी वर्ब यहाँ पे है डू दी हुई है। तो ये टेंस से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, आपको जो है अपने क्वेश्चन का आंसर लिखते जाना है, जो मैं बताते जाऊँ उससे मैच करना है और बाद में आप काउंट कर लेना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो कंसेप्ट इसमें क्या यूज़ होता है वो मैं आपको बता दूँ। इट इज़ टाइम अगर यहाँ पे आए और उसके बाद कोई सब्जेक्ट आए तो उसके साथ यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो उसका मतलब शुड डू का यूज़ नहीं हो सकता, डू का यूज़ नहीं हो सकता, हैव डन का यूज़ नहीं हो सकता। तो यूज़ किसका होगा, डिड का यहाँ पे यूज़ होगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये 3 होते हैं वैसे तो। इनका मतलब होता है समय पर, समय, सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर, इस तरह इनका यूज़ होता है। तो मैं आपको देखो थोड़ा रूल यहाँ पे दिखा देता हूँ, कंसेप्ट कहाँ से आया ये। तो ये एक रूल है, इट इज़ टाइम आए, इट इज़ हाई टाइम आए या इट इज़ अबाउट टाइम आए, तीनों में से कोई सा आ जाए और उसके बाद एक सब्जेक्ट आना कंपलसरी है तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमेशा यूज होता है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट को, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। इट इज़ हाई टाइम वी शुड डिसाइड आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और नो एरर। तो इस तरह के एरर भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, इट इज़ हाई टाइम यहाँ पे आया है, उसके बाद जो सब्जेक्ट आया है वी, तो उसके बाद शुड और डिसाइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे शुड डिसाइड की जगह क्या होगा, यहाँ पे होगा डिसाइडेड। तो यहाँ पे हमारा जो है बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिए आप, इट इट इज़ टाइम यू शुड स्टडी, विल स्टडी, हैव स्टडीड या स्टडीड। तो अब देखिए इट इज़ टाइम यहाँ पे आ गया, इट इज़ टाइम है, ये आपको नहीं समझ में आए तो समझ लेना। इट इज़ टाइम, उसके बाद एक सब्जेक्ट का यूज़ हुआ तो यहाँ पे वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए। तो शुड स्टडी नहीं हो सकता, विल स्टडी नहीं हो सकता, हैव स्टडी नहीं हो सकता, स्टडीड बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है। और ये मैंने सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिए हैं। तो एक और नेक्स्ट करते हैं, इट इज़ टाइम टू डैश हार्ड। अब देखिए यहाँ पे इट इज़ टाइम आया है बट इसके बाद कोई सब्जेक्ट तो नहीं आया ना। इसके बाद क्या आया, टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो इट इज़ टाइम टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क का यूज़ होगा ओनली। वर्क मत कर देना क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट की बात हो तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। तो ये कंसेप्ट आप याद रखना, इससे जितने क्वेश्चन आए आप इजीली कर दोगे। मैं साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताता चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है आर्टिकल से। आर्टिकल से क्वेश्चन लिया गया है। आर्टिकल से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ही इज़ प्लेइंग डैश फुटबॉल। अब देखिए, ए ऑप्शन, ए एन दी एंड जो नो आर्टिकल का यूज़, कौन सा यूज़ होगा इसमें। तो आप सभी को पता होगा किसी भी गेम आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि फुटबॉल एक गेम है, इससे पहले जो है कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट आप देखिए, ही इज़ प्लेइंग विद द फुटबॉल और नो एरर। अब इसमें जो है दी को काटना जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, फुटबॉल एक गेम तो नहीं है ना। मैं किसी गेम के साथ खेल रहा था या मैं कोई गेम खेल रहा था। यहाँ पर फुटबॉल जो है एक बॉल की तरह यूज़ हुआ है। यहाँ पर एक बॉल है, एक गेम नहीं है। फुटबॉल गेम भी होता है, फुटबॉल एक बॉल भी होती है। तो बॉल की रिस्पेक्ट में दा बिल्कुल सही आया है, तो यहाँ पे नो एरर इसका आंसर होगा। ही इज़ प्लेइंग विद द फुटबॉल। तो आपको देखना है वो गेम की तरह यूज़ हुआ है या फिर एज ए बॉल यूज़ हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको अलग से जो है स्पेशल केस में लगा दिया। जो मेरे को स्पेशल लग रहा है मैं उसको अलग से लिख रहा हूँ। तो अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है प्रीपोजिशन से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अपनी सीरीज भी चला रहा हूँ। राहुल इज परफॉर्मिंग ब्लैंक द जजेस। राहुल परफॉर्म कर रहा है जजेस के। तो आप देखिए, इन फ्रंट ऑफ
सामने, बिफोर सामने, अंडर नीचे तो नहीं कर रहा होगा उनके, विद उनके साथ भी नहीं कर रहा होगा। तो कन्फ्यूज़न आता है बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ में। तो मैं आपको बता दूं, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है जो हमारी आंखों के सामने हो बिल्कुल। जैसे मेरी आंखों के सामने जो मुझे दिख रहा है वो इन फ्रंट ऑफ है। बट अगर वो मेरी साइड में खड़ा हो जाए और मैं सामने देख रहा हूँ तो वो मेरे इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा, वो मेरे बिफोर होगा। बिफोर का मतलब होता है समक्ष होना, किसी की प्रेजेंस होना वहाँ पे। शायद वो आपके पीछे भी खड़ा हो, आपकी कमर के पीछे खड़ा हो, तो वो हमारे बिफोर तो है बट इन फ्रंट ऑफ नहीं है वो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है जो ओनली हमारी आंखों के सामने हो। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। प्लीज डू नॉट स्टैंड ब्लैंक मी एज आई एम अनेबल टू सी द मैच। अब ये बताइए आज बिफोर का यूज होगा कि इन फ्रंट ऑफ का? उसकी आंखों के सामने खड़े होंगे कि उसके पीछे तो खड़े हो सकते हैं ना। प्लीज डू नॉट स्टैंड, अगर मैं यहाँ पे बिफोर का यूज करूँ तो मतलब मैं उसके बराबर में भी खड़ा नहीं हो सकता। क्या बराबर में से मैच को देखेगा? वो अपनी आंखों के सामने से देखेगा ना वो, क्योंकि लिखा हुआ है एज आई एम अनेबल टू सी द मैच। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज यहाँ पे सही है, आंखों की जो है बारे में बात की गई है। नेक्स्ट को आप देखिए, इट इज़ ही हु ह्यूमिलेट्स मी ब्लैंक माई पेरेंट्स। यह वही है जो मुझे मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके आगे ह्यूमिलेट करता है। तो मतलब पेरेंट्स के आगे करता है कि पेरेंट्स की आंखों के आगे करता है कि पेरेंट्स की मौजूदगी में करता है। मान लीजिए ये आपका पेरेंट्स हैं यहाँ पे, आप जरूरी नहीं उनकी आंखों के सामने ही हो, उसके साइड में भी खड़े हो सकते हो, यहाँ भी हो सकते हो। तो मतलब उनकी प्रेजेंस में तो हो ना। एक कमरे में आप खड़े हो, आपके पीछे कोई खड़ा है तो वो आपकी प्रेजेंस तो है ना। तो अगर वो आपकी आंखों के सामने होगा तो इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पर आंखों के सामने की बात नहीं, यहाँ बिफोर की बात की गई है। तो अगेन हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल इज परफॉर्मिंग डैश द जजेज। अब वो जजेस की जरूरी थोड़ी ना आंखों के सामने परफॉर्म कर रहा हो, क्या पता साइड में हो, थोड़ा इधर उधर हो, तो वो उनकी प्रेजेंस में जो है अपना काम कर रहा है। बिफोर उनके क्या पता थोड़ी साइड में बैठे हो जजेस, तो उनकी प्रेजेंस में वो काम कर रहा है। तो आपको थोड़ा सेंस को समझना पड़ेगा। इन फ्रंट ऑफ का यूज यहाँ पे गलत हो जाएगा। मान लीजिए 10-20 जजेस बैठे हैं तो सबकी तो इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा, वो तो समक्ष होगा उनके, इन बिफोर यहाँ पे यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ मैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। कहाँ से लिया मैंने? वन वर्ड से क्वेश्चन मैंने लिया है। ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मतलब एक ऐसी नौकरी, ऐसी पोस्ट जिसमें काम तो आपको बिल्कुल थोड़ा करना पड़े और सैलरी आपको बहुत ज़्यादा मिले। तो उसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्टर नहीं हो सकता, ट्रस्टी नहीं, ऑनररी नहीं, सिनिक्योर इसका आंसर है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक बार आप रुकिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए जॉब कैरिंग नो सैलरी। आप करना चाहोगे ऐसी जॉब जिसमें आपको सैलरी ना मिले और काम काम करना पड़े? कोई नहीं करेगा। तो मोमेंटो नहीं, मोमेंडम नहीं, सिनिकोर मैंने आपको बता दिया ये हो नहीं सकता। तो ऑनररी का आंसर है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये एक दूसरे के आप ये लगा लीजिए एंटोनिम है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ी ट्रिक इनकी बता रहा हूँ कि किस तरह आपको ये याद करना है। तो आप देखिए, यहाँ पे क्योर आया है ना, क्योर। अगर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो आप अपने आप क्योर रहेंगे। क्योर का मतलब देखभाल होना, सही होना, तो क्योर कर देंगे आप हर चीज़ को अगर आपको वो हाई सैलरी मिलेगी। बट ओनर का मतलब क्या होता है? ओनर का मतलब होता है आप लगा रहे हो कि ओनर कोई काम कर रहा है स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है, थोड़ा मतलब रिस्पेक्टफुली। तो इसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें सैलरी नहीं मिलने वाली, ओनर का यूज़ हुआ है इसमें। और यहाँ पे क्योर की सेंस सही है, तो मतलब पैसे मिलेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। तो अब इन दोनों को है ना जो रिलेट करके याद रखना, ये मोस्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चलता हूँ। ये क्वेश्चन आया हमारा सिनोनिम से। एपेक्स पूछा गया है। तो एपेक्स का मतलब होता है चोटी, किसी का शिखर, किसी का उच्चतम बिंदु, उसको हम एपेक्स बोलते हैं, किसी का टॉप। तो यहाँ पे हमारा टॉप बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब आपको ओनली एपेक्स नहीं याद नहीं रखना है, आपको ये पांचों के पांचों जो मैंने बताए याद रखने हैं, क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई बुक उठा के देख लो, जीनित भी पूछा जाता है, एपेक्स अभी पूछा गया है, क्लाइमैक्स, समिट और पैरामाउंट। तो इन पांचों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, कभी भी कहीं भी आपको कोरिलेट करके आपको मिल सकते हैं। मतलब इनका सभी का क्या होता है? उच्चतम बिंदु, टॉप। तो अब इसका एक एंटोनिम देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बैरन। बैरन का मतलब होता है जो होती है अनुपजाऊ, इनफर्टाइल को बैरन बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना अनुपजाऊ मिट्टी जिसको होती है, बैरन सोइल। तो फर्टाइल इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, मीन्स फर्टाइल का मतलब होगा जो उपजाऊ और बैरन होगा अनुपजाऊ। तो आपको समझ आ गया होगा ये। नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिया है स्पेलिंग से। आते हैं ना स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग बताओ, मिस स्पेल्ट वर्ड बताओ।
तो इसमें क्या बताना है आपको, कौन सा वर्ड यहाँ पे गलत है। अब आप देखिए, अटेंडेंस बिल्कुल सही है। अटेंडेंस में आप डेंस को याद रखो, ये यहाँ से जो है क्वेश्चन का गलत करके पूछा जाता है, DE लगा के दिया जाता है। अकोमोडेशन का मैंने आपको ट्रिक बता रखा है वीडियो में, आपको अकोमोडेशन याद नहीं रखना, आपको 13 याद रखना है बस, क्योंकि इसमें हमेशा नंबर को लेकर क्वेश्चन दिया जाता है कि इसमें कितने नंबर जो है दिए गए हैं। तो आपको 13 याद रख लो, अपने आप आ जाएगा। मैरिज भी बिल्कुल ईजी। अब देखिए आप, अब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालना वगैरह। तो इंग्लिश में उसको सेरीकल्चर नहीं, उसको सीरीकल्चर लिखा जाता है, SERI बन जाता है वो इंग्लिश में। हिंदी में भला आप सेरीकल्चर बोल लो, बट इंग्लिश में मत सेरीकल्चर लिख के आना। तो सीरीज के रिस्पेक्ट में याद रखो, तो ये गलत हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, ये सीरी होता है, सेरी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर C हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको याद रखना। द नंबर ऑफ बसेज हैव परचेज्ड बाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, नो एरर। हमें इसमें जो है एरर फाइंड आउट करना है, किस पार्ट में एरर है। तो आपके लिए बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव ईटन द फूड। आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव ईटन हमारी यहाँ पे वर्ब हो गई, और द फूड यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी मैंने फूड खाया है तो इसका मतलब सब्जेक्ट ने काम किया है, बट यहाँ पे क्या बसों ने काम किया है। द नंबर ऑफ बसेज हैव परचेज्ड बाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, क्या बस अपने आप परचेज हो गई, अब करी गई है वे, बाई आएगा तो करी गई है, किसी और ने उनको परचेज किया है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है। सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया, सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है। तो आपको पता है कभी भी पैसिव वॉइस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। हैव या तो होता है हमारा हैव बीन, क्या होता है, हैव बीन का यूज होता है, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में कभी हैव और थर्ड फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ये एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव में इनके साथ क्या लगा दिया जाता है, बीन का यूज हो जाता है। तो क्या अब ये ठीक हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद कोई भी नाउन आएगा ना वो प्लूरल आएगा, बट उसके बाद जो वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हैव भी नहीं, हैज होगा। समझ गए आप। अगर यहाँ पे ए नंबर ऑफ होता, अ नंबर ऑफ, तो फिर हम यहाँ पे है बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अ नंबर ऑफ के बाद सब कुछ प्लूरल आता है, चाहे नाउन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे फिर एडजेक्टिव हो। बट द नंबर ऑफ के बाद जो है हमारा नाउन तो प्लूरल आता है, बट वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए नंबर ऑफ लगाने की सोचते तो यहाँ पे फिर पैसिव वॉइस कैसे बनाते। तो इस पार्ट को करेक्ट कर दो, अपने आप पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो बी पार्ट में हमारा एरर हो गया। अब आप देखिए एग्जाम्पल ऑफ देखिए, द डेट अनाउंस्ड। अब आप देखिए, क्या आपको बिल्कुल सही लग रहा है ना देखने में, बट गलत है। डेट इनने यहाँ पे खुद काम तो नहीं किया ना, डेट करी गई है अनाउंस, खुद अनाउंस नहीं हुई। तो ये अगेन पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में कभी भी वर्ब की ये सेकंड फॉर्म अकेले नहीं आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। या तो आप यहाँ पे लिखो वाज अनाउंस्ड, या फिर आप लिखो हैड बीन अनाउंस्ड। पास्ट को दिखाना है तो हैड बीन अनाउंस्ड। तो क्या हो गया, तो वाज अनाउंस्ड या हैड बीन अनाउंस्ड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। तो आपको वॉइस वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाओ यार, वॉइस को एरर भी किया करो। वॉइस के आप ओनली एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव चेंज करते हो, आप उसके एरर नहीं करते, तो एरर भी किया करो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ये भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है। राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड हैव डन दिस मिसचीफ। भाई राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड हैव डन दिस मिसचीफ, तो एरर बताना है हमें। तो यहाँ पे नू बताइए, आप ये बताइए कि ये मिस्टेक करी किसने है, उसके दोस्त ने कि राहुल ने। राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड, एंड नॉट हिज फ्रेंड, राहुल ने किया। तो राहुल अकेले के लिए हैव क्यों लगाया भाई, हैज लगाएंगे। तो पार्ट बी में एरर हो गया। अब आप नेक्स्ट देखिए, राहुल एंड हिज फ्रेंड हैव डन दिस मिसचीफ। तो यहाँ पे राहुल ने भी की और उसके दोस्त ने भी की, तो हमने हैव का यूज कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। बट यहाँ पे उसके दोस्त ने तो नहीं की, राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, यानी हैज का यूज होगा। तो आप याद रखना, एंड नोट एंड एंड में कितना फर्क है, वर्ब का चेंज हो जाता है एंड नोट एंड आने से। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब साथ साथ अपने काउंट करता चलना आपके कितने ठीक है। राहुल इज एल्डर देन मोहित, मतलब राहुल मोहित से बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, रोहित इज ओल्डर देन मोहित, इसका मतलब भी रोहित मोहित से बड़ा है।
तो इसमें अंतर क्या है एल्डर और ओल्डर में? एल्डर का मतलब होता है जब हमारा किसी के साथ ब्लड रिलेशन हो, जैसे आपके फादर, आपकी मदर, सिस्टर, आपकी कजिन होगी ना, जो आपका बड़ा कजिन हो, तो वो आपका जो है एल्डर, उसमें ओल्डर का यूज़ होगा, क्योंकि आपके रिश्ते संबंधी, खून संबंधी रिश्ता नहीं है आपके उनके साथ। खून संबंधी ओनली आपके जो पेरेंट्स से, आपके भाई हैं या फिर पिता माता है, उनके साथ एल्डर का यूज़ होता है। तो मान के चलो मोहित उसका भाई है, रोहित उससे बड़ा है, तो एल्डर के साथ कभी भी देन का यूज़ नहीं होता, एल्डर के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। तो पार्ट सी में एरर। रोहित इज ओल्डर देन मोहित, और ओल्डर के साथ हमेशा देन का यूज़ होता है। अब याद रखोगे, जो ब्लड रिलेशन है उसके साथ टू का यूज़ होता है, एल्डर टू, बट ओल्डर के साथ देन का यूज़ होता है। तो इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। अब ये जो एरर है ये वर्ब से है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो हमारी कुछ वर्ब होती हैं, जैसे लेट, मेक, बीड, फील, सी, नो, नोटिस, वॉच, हियर, ऑब्जर्व, लिसन वगैरह। आपको इतनी सारी याद नहीं रखनी, आप बस अभी लेट एंड बेड, इन दो को याद रख लो। लेट एंड बेड के बाद जो है हमारा बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है, यानी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं, बेयर इन्फिनिटी विदाउट टू। तो जैसे बेड, बेड के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो इससे पहले टू नहीं आएगा। जैसे लेट मी गो बोलते हैं ना, लेट मी टू गो तो नहीं बोलते। तो इसी तरह बेड हिम सबमिट बोलेंगे, बेड हिम टू सबमिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेड के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उससे पहले टू का यूज़ नहीं होगा। तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। द न्यूज़ वाज डैश गुड टू बी ट्रू। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, कंजंक्शन से पूछा गया है। तो अब सिंपल सी बात है, वेरी भी ठीक लग रहा है यार, टू भी, सो भी, एज भी, बट सो के साथ आता तो दैट आता, टू के साथ है तो टू आएगा, एज के साथ एज या सो आएगा, बट यहाँ पे हमें दूसरी तरफ टू दिया है, तो सिंपल सी बात है टू का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि टू और टू का पेयर होता है। दिस न्यूज़ वाज टू गुड टू बी ट्रू। वो इतनी सत्य है जितनी नहीं होनी चाहिए थी, इतनी अच्छी लग रही है वो सुनने में जितनी नहीं होनी चाहिए, मतलब अनप्लीजेंट चीज़ के लिए टू एंड टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल टू का यूज़ हो जाएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी है, बट आप देखते रहिए, क्योंकि देखिए मुझे बनाने में भी इसको आराम से 4-5 घंटे का टाइम मिल गया। मैंने एक एक वर्ड को खुद टाइप किया है, तो आपको तो मज़ा ही आ रहा होगा देखने में। साथ साथ हम एक साथ ही तो पढ़ रहे हैं यार, थोड़ा नॉलेज मिल रहा है, तो देखते रहिए बिल्कुल अच्छे से, बोर मत होना बस। अब आप देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अभी CHSL के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। अभी फिलहाल ही जो एग्ज़ाम चले हुए थे CHSL के, उसमें क्वेश्चन आया था। और ये जो SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है, बाकी मुझे पता नहीं इतना कैसे है। ही कुड नॉट कोप द हैवी वर्कलोड। तो यहाँ पे कोप अप विद एंड कोप विद के बीच जो है कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कौन सा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो देखिए कोप विद का मतलब क्या होता है, कोप विद का मतलब होता है, कोप विद का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, किसी चीज़ के। तो यहाँ पे यूज़ किसका, तो यूज़ किसका होगा यहाँ पर, कोप विद का यूज़ यहाँ पे होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार बी एंड सी पार्ट में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोप अप विद दे या कोप विद, क्योंकि जब कॉमन एरर का क्वेश्चन होता है ना, उसमें कोप के साथ अप एंड विद दोनों का यूज़ करके दिया जाता है, तो वहाँ से आपको अप को काटना होता है। तो कोप विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हैंडल करना, किसी चीज़ से सामना करना, उसको कोप विद बोलते हैं, एक फ्रेज़ है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोप विद, सी आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन नॉट लॉज वट यू डैश हैड। ये जो है ये भी एक प्रोवर्ब लगा के चल लो आप, बड़ी कहावत है, बड़ी इंटरेस्टिंग। यू कैन नॉट लॉज वट यू डैश हैड, वंस हैड, ऑलवेज हैड, हैव हैड, नेवर हैड। तो इसका आंसर होता है नेवर हैड। आप उस चीज़ को खो ही नहीं सकते जो चीज़ आपके पास है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, जो चीज़ आपके पास है नहीं उसको आप खो कैसे सकते हो। तो इसका क्या होगा, नेवर। जो आपके पास कभी रही नहीं उसको कैसे खोगे यार। तो इसको आपको याद रखना है, ये याद करने का कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये देखिए, यहाँ से हमें एडजेक्टिव बनाना है नाउन का। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया हुआ है गोल्ड, तो गोल्ड का हमें एडजेक्टिव बनाना है। और मैं आपको बता दूँ, एयरफोर्स वालों ने जब अपना 2017 का जो मॉडल पेपर दिया था साइट पे, उसमें उन्होंने यही क्वेश्चन दिया हुआ था, बट 2018 वाले में इसको चेंज कर दिया उन्होंने। तो इम्पोर्टेंट है। तो गोल्ड को अब आप सेंटेंस में यूज करके देखिए। गोल्ड को आप जानते होंगे, गोल्ड क्या है, गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड एक मेटल है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है।
अब इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करें तो कैसे होगा? आई हैव अ गोल्डन रिंग, मेरे पास एक गोल्डन रिंग है। तो रिंग कैसी हो गई? गोल्डन। तो रिंग की क्वालिटी बता रहा है, रिंग यहाँ पे नाउन और रिंग की क्वालिटी क्या है? गोल्डन रंग की है वो। तो गोल्डन इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, बी पार्ट में हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सेंटेंस में यूज करके देख लिया करो, बिल्कुल ईजी बन जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए आप 16, हॉस्पिटल का हमें बताना है। तो हॉस्पिटल का आप सिंपल याद कर लीजिए, हॉस्पिटल का हॉस्पिटेबल होता है। हॉस्पिटल का क्या होता है? इसके पीछे एबल और जोड़ दीजिए, ABLE, एल हटा के ये बाद का एबल बन जाता है, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल ए पार्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी हॉस्पिटैली भी गलत, द हॉस्पिटल भी गलत, नो एडजेक्टिव भी नहीं होगा। तो हॉस्पिटेबल यहाँ पे याद होगा। तो ये कंसेप्ट ईजी है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप देख लेना एक। अब देखिए यहाँ पे बात आती है एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, गॉड हेल्प्स द ब्रेव। तो अब हमें पता है, हम इसको थोड़े कीवर्ड से यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा? इज, एम या फिर आर, इनका यूज़ तो यहाँ पे होना है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बट अब डी पार्ट को देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये गलत हो गया यार। सी पार्ट को देखिए, आर के साथ ING फॉर्म आई है, तो ये भी गलत हो गया। अब जो कन्फ्यूजन बचता है वो बचता है ए एंड बी पार्ट में, कि इज लगाए या आर लगाए। तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है, अगर दी के साथ एडजेक्टिव आ जाए तो उसका मतलब होता है सारी की सारी कम्युनिटी। द पुअर का मतलब होता है इस दुनिया में जितने भी गरीब है सारे के सारे गरीब। द रिच का मतलब होता है जितने भी गरीब है, रिच अमीर है, सारे के सारे अमीर आ जाते हैं। द ब्लाइंड का मतलब जितने भी अंधे हैं सभी आ गए। द ब्रेव का मतलब जितने भी दुनिया में बहादुर है सभी आ गए। तो अगर सभी आ गए तो आर का यूज होगा ना, द ब्रेव आर हेल्प्ड बाय गॉड। सिंपल है, इज नहीं आएगा क्योंकि सभी के सभी आना है यहाँ पे। तो बी पार्ट हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, हु पेंटेड इट, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, इसको जरूर बताना। आप बताना किस किस का सही है। हु पेंटेड इट, वाज इट पेंटेड, हु को तो बाई हुम में बदलते हैं यार, ना ये हो सकता ना ये हो सकता। तो बाई हुम तो यही है ना, बाई हुम वाज इट पेंटेड। अब आगे का देख ले, बाई हुम तो आ गया, पेंटेड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, ये किस में आना चाहिए? वाज या वर आना चाहिए, पैसिव वॉइस बनाते बार। तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ यार, बाई हुम वाज और पेंटेड आए हुए, सिंपल सी बात है। तो हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बट वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पार्ट आंसर होगा डी। क्योंकि ये बात कोई ध्यान नहीं करता, ये एक्टिव टू पैसिव है, नरेशन नहीं है, ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का है तो आंसर में भी क्वेश्चन मार्क आना कंपल्सरी है। नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका नेगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव बनेगा। बट उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क है तो उसका फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। बट इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत थी, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम सिंपली डी पार्ट को टिक कर देंगे। तो आगे मैं चलूँ 19 पे। और ये भाई मुझे है ना सबसे इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि जब मैंने नरेशन खुद सीखे थे ना तो ये क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ था। एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने उसको बताया भाई मेरे को तो अच्छे से आते हैं, आप पूछ कर देख लीजिए। तो बोला चलो ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। टॉम सेड दैट ही हैड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस द डे बिफोर। ये बन के आया है हमारा द डे बिफोर। द डे बिफोर को हमें पता है, ये हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट बताना है, नरेशन से है। द डे बिफोर को हम यस्टरडे से बदल दिया, तो यहाँ भी यस्टरडे, यहाँ भी यस्टरडे, यहाँ भी यस्टरडे, यहाँ भी यस्टरडे। तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, टॉम सैड वाले में भी कोई नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको अंतर मिलेगा तो ओनली वर्ब में मिलेगा। एक में दिया है हैव, एक में दिया है हैव हैड, एक में दिया है हैड और एक में दिया है हैड हैड। तो अब पता कैसे करें कि, और यहाँ पे हैड हैड है। तो मैं आपको बता दूं कि हैव को भी हैड में चेंज किया जाता है, तो ये भी हो सकता है यार। हैव हैड को भी हैड हैड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हैव यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव यहाँ पे जो है अपनी हेल्पिंग वर्ब इस टाइप से इसको यूज किया गया है। हैव हैड का मतलब आप समझ रहे होगे ना, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यहाँ पे हैड लगाई दी हमने, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया। तो इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए, जैसे नेक्स्ट पार्ट में दिया है टॉम सेड आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे। अगले में देखिए टॉम सेड आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यस्टरडे। बट मैं आपको बता दूं
कि अगर हमें पास्ट परफेक्ट दिया हुआ हो, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ हैव हेड तो होता है, जैसे हैज़ हैव हो गया यहाँ पे, हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हेड सेकंड फॉर्म और हेड फिर अगेन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हेड थर्ड फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म भी है। तो आप यहाँ पे देखिए हेड, ये हमारी ये क्या हो गया, हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट बन गया और पास्ट परफेक्ट को कभी भी चेंज नहीं किया जाता, नो चेंज होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका भी हेड हेड बन सकता है, तो ये भी हमारा ठीक हो सकता है। क्लियर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है हेड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को भी हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज करते हैं। तो हेड की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड ही होती है। तो ये इसका भी बिल्कुल ठीक हो सकता है भाई। बी पार्ट को देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैव एंड हेड, ये भी हमारा क्लियर हो सकता है। बट आपने शायद ध्यान नहीं किया कि यहाँ पे एक वर्ड और दिया हुआ है यस्टरडे। ये यस्टरडे तब यूज़ होता है जब पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ होता है, जब हमें एग्जैक्ट बता दिया जाए, जैसे आई वेंट फॉर द पिकनिक यस्टरडे, मैं कल गया था पिकनिक पे। तो यस्टरडे आ गया तो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। तो आप सिंपल देखिए कि कहाँ पर ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ है, तो इसी सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ है ओनली। यस्टरडे आया, यस्टरडे के साथ ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। बाकियों में थर्ड फॉर्म, किसी में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ करें हम, जब हमें ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। हेल्पिंग वर्ब की तो जरूरत ही नहीं है जब यस्टरडे आया हुआ है। तो आपको इसमें जो कीवर्ड था वो यस्टरडे था, तो इसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, शायद आपको भी हो गया हो, बट इसको आप अच्छे से याद करना, इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। 20 की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे एक एरर मैंने लिया है और ये एरर हमारा कहाँ से आया है, नरेशन से मैंने लिया है। द जज आस्क्ड मी इफ आई न्यू द अक्यूज्ड और नॉट। भाई जज ने मुझसे पूछा क्या मैं दोषी को जानता हूँ कि नहीं। तो आप देखिए द जज आस्क्ड मी, बिल्कुल ठीक। अगर आस्क आता है तो इफ़ या वेदर का यूज़ होता है, इफ़ यहाँ पे आ गया। आई न्यू द अक्यूज्ड और नॉट, भाई ठीक लग रहा है। बट आपने कंजंक्शन में भी ये क्वेश्चन देखा होगा कि और का जो पेयर होता है वो क्या होता है, वेदर होता है। क्या होता है और का पेयर, वेदर। इफ़ नहीं होता तो इफ़ की जगह यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वेदर का यूज़ होगा। तो बी पार्ट में हमारा सिंपली एरर हो जाएगा। तो मैंने आपको जो है ये 20 क्वेश्चन विद कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, तो आप देख लेना आपके कितने क्वेश्चन जो है सही मिले हैं। बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे, बेसिक्स ही लगा लीजिए आप, धीरे धीरे आपकी इंप्रूव होगी। और कि जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं उसके लिए तो अच्छी बात है भाई, एग्जाम में आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। एग्जाम में ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आता इंग्लिश का, वहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैसेज मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता, बट पैसेज आप शायद सोल्व कर ही दोगे, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह आपको अनसीन पैसेज को वहाँ पे सोल्व करना है। वो टाइम आपको मिल जाएगा, 20 मिनट का टाइम मिलता है वहाँ पे, तो आराम से वो सोल्व हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई दीजिए, बट रिप्लाई ज़रूर कर दिया करो यार, जो आपको चाहिए। जिस मतलब कुछ तो आपको डाउट रहा होगा इस वीडियो में, या कुछ तो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, बट कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरी डायरेक्शन सही है कि गलत है, इस टॉपिक के ऊपर कितनी वीडियो बनानी है या कोई अनदर टॉपिक चुनना है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। आई होप आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों।